एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेताओं के साथ आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की बैठक होगी दिल्ली में आज शाम तकरीबन 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब बैठक होने वाली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा वहां पर मौजूद होंगे, साथ ही साथ कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह की मौजूदगी होगी। एमएलसी चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के बीच समझौते पर चर्चा इस बैठक में आज होने वाली है। कांग्रेस को 6 से 7 सीटें आरजेडी दे सकता है। आपको ये बताते चलें कि पहले 5 सीटें देने को आरजेडी तैयार था, लेकिन अब आज की इस बैठक जो कि शाम के 4 बजे बुलाई गई है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की मौजूदगी होगी, अखिलेश सिंह की मौजूदगी होगी, कांग्रेस सांसद है अखिलेश सिंह, इनकी मौजूदगी होगी, तेजस्वी और लालू प्रसाद की मौजूदगी में एमएलसी चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के बीच समझौते को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत और निष्कर्ष सामने आएगा। कांग्रेस की तरफ से हालांकि 10 सीटों की डिमांड रखी गई थी। बैठक आज जो होने वाली है, इस बैठक के बाद अंतिम स्वरूप जो है वो सामने आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। तो कांग्रेस को 6 से 7 सीटें आरजेडी दे सकता है। और जो चिंता है तेजस्वी यादव जी की, आदरणीय लालू प्रसाद जी की, 2400 सीट पर एनडीए को हराना है, इसमें कांग्रेस को भी जोर लगाना है। तो कांग्रेस पार्टी मिलकर जोर लगाएंगे आप लोग भाई। अगर ये सारी चीजें आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी तय करेंगे, तो सब लोग मिल बैठ करके क्या तय होता है, जब तय हो जाएगा तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। और सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, सवाल तो यही कि अगर आज की इस बैठक में सब कुछ तय किया जाना था, मिलजुल कर तय करना था, जेडीयू को, एनडीए को रोकने की कोशिश करनी थी, तो इससे पहले तेजस्वी का बयान जिसमें अकेले अपने दमखम पर चुनाव की बात कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल विवाह, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेकर के जब हमने बात करी, आरजेडी के कई नेता रहे हैं, कांग्रेस के नेता थे, तो उनके तरफ से ये कहा गया कि राजनीति में कोई भी चीज स्थिर नहीं होता है, चीजें बदलते रहती है। कल क्या था, आज क्या है और कल क्या होगा, ये कुछ तय नहीं होता है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे रणनीति बदलती है, वैसे वैसे फैसले भी बदलते हैं। और यही वजह है कि कल जो तेजस्वी ये कह रहे थे कि आरजेडी अपने दम पे अकेले 2400 सीट पे विधान परिषद के चुनाव में सामने आएगी, जो रजमाइश करेगी और एनडीए को पटखनी देगी, लेकिन अब वो चीजें बदल गई है। जो जानकारी मिली है, जो हमने बताया है खबरों के माध्यम से, जो सूत्र हैं उनसे जो जानकारी मिली है, उसके तहत लालू प्रसाद यादव ने हस्तक्षेप किया और इस पूरे मामले को लेकर के जब कांग्रेस की तरफ से 10 सीटों की मांग की जा रही थी और वो देने को, अमित, तो ये भी मानकर चले कि जिन 5 सीटों पर आरजेडी रिजिड थी, आरजेडी जिस पर कह रही थी कि इन 5 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को सीटें नहीं दी जा सकती हैं, अब वो संख्या बढ़कर 6 और 7 तक पहुंच चुकी है। देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मिल रही है उसके तहत यही कहा जा रहा है कि 6 से 7 सीट आरजेडी देने को तैयार है। हालांकि कांग्रेस ने 10 का डिमांड किया है और कांग्रेस चाहती है कि कम से कम उन्हें अधिक से अधिक सीट मिले, 10 सीट नहीं तो 6, 7, 8 जो भी सीटें मिले वो एक संतोषजनक सीट मिले। और इसी पे जो जिस फंसा हुआ है, जो पेच फंसा हुआ है, उसी जिस को सुलझाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने पहल की है। और लालू प्रसाद यादव जब बीच में उतरे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ नतीजे सामने आएंगे। जैसा कि जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उनसे हमारी बात हुई, जो भाई वीरेंद्र है उनकी तरफ से भी जो जानकारी मीडिया में आया है कि जो बैठक है उस बैठक के बाद ही स्वरूप सामने आएगा। क्या कुछ होगा, 6 से 7 सीट होगी, संख्या 8 पहुंच सकती है या 6 पे ही ये कांटा रुक जाता है, तो ये बैठक के बाद स्वरूप साफ होगा। लेकिन सबसे अहम बात है विवाह यहाँ पे ये कि जिस विधानसभा चुनाव को लेकर के तलखी देखने को मिल रही थी आरजेडी कांग्रेस के बीच में, वो तलखी कहीं न कहीं अब कम होती नजर आ रही है, या हो सके तो आज शाम के बाद जो तलखी खत्म हो जाए, फिर एक कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के साथ गले मिलते हुए नजर आएंगे। और उसके आधार पे ये कहा जा रहा है कि हम एनडीए, जेडीयू और बीजेपी के जो कैंडिडेट्स है उन्हें पटखनी देंगे। हालांकि कितना कामयाब होती है आरजेडी और कांग्रेस की यह रणनीति, ये तो चुनाव नतीजे के बाद सामने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज की ये बैठक, लालू प्रसाद का हस्तक्षेप करना, इस बैठक को बुलाना और इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत किया जाना, ये सिर्फ एमएलसी चुनाव तक ही स्थितियों को साफ नहीं करता है, बल्कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच जिस तरीके की खटास देखने को मिल रही थी, उस खटास को भी दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका।
और अब बात खाद के लिए परेशान किसान की। जी हां, छपरा के तरैया में किसान खाद के लिए सुबह 3 बजे से ही कतारों में खड़े हो जाते हैं। और जरा इन तस्वीरों को देखिए, और जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा कि किसान किस कदर परेशान है यूरिया के लिए, खाद के लिए, फसल को बर्बाद होने से बचाने के लिए। क्योंकि सर्दी के बावजूद जिस तरीके की ठंड इस वक्त बिहार में पड़ रही है, उस सर्द रात में ही किसान जो है वो आकर कतारों में खड़े हो जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि आज उन्हें खाद मिल पाएगी। सर्दी के बावजूद ये लोग खाद के लिए दुकानों तक पहुंचते हैं। खाद नहीं मिलने से ये किसान परेशान नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। खाद लेने के लिए 3 बजे से खड़े हैं, तो क्या हुआ? लेकिन अभी तक नहीं मिला। कितना खाद चाहिए? 1 बोरा कम से कम चाहिए, मतलब अभी तो मिल जाता तो काम हो जाता। कितने बजे लाइन में खड़े हैं? आए कितने बजे लाइन में खड़े हैं? 3 बजे से खड़े हैं। 3 बजे सुबह से जी। वहीं छपरा में भी खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। खाद के लिए मढ़ौरा खाद वितरण केंद्र पर किसानों की भारी भीड़ उमड़ गई। तड़के सुबह से लोग खाद वितरण केंद्रों पर डेरा डाले हुए हैं। इन केंद्रों पर लोग खाद के लिए धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि खाद नहीं मिलने की वजह से उनकी फसलों को नुकसान हो रहा है। कोरोना गाइडलाइंस की बात करना यहाँ पर पूरी तरह से बेमानी नजर आता है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग धक्का मुक्की करते दिख रहे हैं। मढ़ौरा खाद वितरण केंद्र की ये तस्वीरें हैं। तो बिहार में खाद की कमी का मुद्दा दिल्ली तक पहुंच गया है। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि वो खाद की कमी से परेशान किसानों की समस्या को संसद में उठाएंगे। उधर जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने भी कहा कि वो भी लोकसभा में किसानों के इस मुद्दे को उठाएंगे। एक्चुअली खाद की समस्या पिछले दिनों भी थी, सरकार ने उसको पूरा किया था। पिछले दिनों हम लोग मिले थे माननीय मंत्री जी से और उनका ध्यान आकृष्ट करवाया था, तो तुरंत कार्रवाई किया था। और फिर इधर किल्लत हो गई है, किसानों को दिक्कत हो रही है, और ख़ासतौर पर मेरे संसदीय क्षेत्र के कई विधानसभा क्षेत्र हैं। तो निश्चित तौर पर आज ही मैं कोशिश करूंगा कि माननीय मंत्री जी से पुनः उनका ध्यान आकृष्ट कराएं, ताकि तत्काल कार्रवाई करके वहाँ किसानों को जो दिक्कत हो रही है खाद का किल्लत, उसे न सिर्फ पटना का बल्कि पूरे बिहार में एक किल्लत है, उसको दूर करने का काम करेगी सरकार। फसल बर्बाद हो रहा है, किसान रोड पे हैं, किसान त्राही कर रहे हैं। किसानों का रोज संवाद आ रहा है, रोज सभी तरफ से फोन आ रहा है कि हम लोगों को यूरिया का सुविधा कराइए। और यूरिया का जो कोटा है वो पूरा नहीं मिल पाने से आज किसान त्रस्त है, परेशान है। इसलिए किसानों की यह बड़ी समस्या है। हम कोशिश करेंगे कि सदन के माध्यम से भी और माननीय मंत्री जी से भी मिलकर इस बात को गंभीरता से रखें, ताकि किसानों की समस्या का निदान हो सके, किसानों को खाद मिल सके। सासाराम में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां बेखौफ अपराधियों ने दरिगांव थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया। अपराधियों ने थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार की हथेली में गोली मारी है। घायल थानाध्यक्ष को वाराणसी रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि धन की जामुन के पास कुछ अपराधी ट्रकों से लूटपाट कर रहे हैं, और इसी सूचना पर जब पुलिस की टीम धनुकी मोड़ के पास पहुंची तो अपराधियों ने पुलिस पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद यहां भगदड़ मच गई। इसी दौरान गोली थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार की हथेली में जा लगी। वारदात के बाद एक अपाचे बाइक छोड़कर तीनों अपराधी यहां से फरार हो गए। वहीं मौके पर एसटीपीओ की अगुवाई में पुलिस की टीम पहुंची हुई है और इस पूरे घटना की जांच की जा रही है। अभी वो ट्रामा सेंटर बनारस भेजा गया है, उनको फर्स्ट एड यहाँ करके सदर हॉस्पिटल से भेजा गया है। हाथ में थोड़ा सा स्टिच करने के लिए वहाँ पर भेजा गया है। कौन सी घटना है? अब आपराधिक वारदात था क्या क्या था यहाँ? कुछ आपराधिक वगैरह था यहाँ? हाँ, आपराधिक वारदात ही थी। लूटपाट की सूचना थी कि किसी लूटपाट कर रहा है, इसी पर आया था। एक अपाची मोटरसाइकिल भी मिली है अपराधियों की। कितने की संख्या अपराधी से कुछ पता चला है? 3 की संख्या।
सासाराम में लगातार आपराधिक वारदात की घटनाएं हो रही है और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि थानाध्यक्ष को गोली मार दी जाती है। दिवाकर कुमार जो दरिगांव थानाध्यक्ष हैं उनको यहीं पर गोली लगी है और उनको हाथ के हथेली में गोली लगी है। और यहाँ पर जो पुलिस बल है और जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं वो लोग पहुँचे हुए हैं और घटना स्थल का मुआयना कर रहे हैं। पीओ पर ये लोग बने हुए हैं और जाँच कर रहे हैं। चूँकि दरिगांव थाना का इलाका है और राष्ट्रीय राजमार्ग है और NH पर लगातार गाड़ियाँ आती जाती रहती है। खासकर रात के समय यहाँ पर पेट्रोलिंग भी होती है। लेकिन जैसे ही थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि कुछ अपराधी जो हैं वो बाइक सवार अपराधी हैं जो यहाँ पर लूटपाट कर रहे हैं, इसी सूचना पर जब यहाँ पहुँचा गया तो आप देख सकते हैं कि इसी स्थान पर है सो थानाध्यक्ष को गोली मारी गई, हथेली में गोली लगी है और उसके बाद आनंद फानंद में उन्हें रेफ़र कर दिया गया है, वाराणसी रेफ़र कर दिया गया है। तो अपराधियों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर वारदात हुई है अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने मौके से एक बाइक बरामद किया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर SDPO जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर घटना हुई है। आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठा की जा रही है, साथ में जो पुलिसकर्मी थे उन लोगों से इकट्ठा की जा रही है, तो जानकारी ले जा रही है। तो इस प्रकार पूरा इलाके में इसको लेकर सनसनी है। जिस प्रकार एक थानाध्यक्ष को गोली मारी गई है यह लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल खड़े करती है।